डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान की अपवाह प्रणाली। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपवाह प्रणाली क्या होती है। अपवाह प्रणाली को समझने के लिए पहले तो हमें शब्द का अर्थ जानना होगा कि अपवाह प्रणाली में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। सबसे पहले अपवाह प्रणाली के अर्थ को समझते हुए हम ये देखते हैं, अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली जो होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। इसमें कोई भी नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, मतलब एक नदी होती है और उसके साथ में कई नदियां बहती हैं, उसकी सहायक नदियां होती हैं, उनके द्वारा निर्मित जल प्रवाह की जो विशेष व्यवस्था है उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अर्थात यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। जब किसी भी नदी में मिलने वाली उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर उस नदी तंत्र का या अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी सरल शब्दों में हम बात करें, कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियां जब एक दिशा की ओर चलती हैं और विभिन्न सहायक नदी उस मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं तो एक जाल जैसी आकृति का निर्माण होता है, एक जाल बनता है नदियों का, उसे हम अपवाह प्रणाली कहते हैं। जैसे आपके समक्ष एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि जितना भी जो व्हाइट जाल दिखाया गया ये सभी क्या है, मुख्य नदी जो ज्यादा डार्क दिख रही है आपको, जैसा आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो मेन जा रही है ये आपकी मुख्य नदी है और इसमें इधर उधर से ये सभी सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं, तो ये पूरा क्या बन रहा है, एक नेटवर्क जैसा बन रहा है। तो ये अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहलाता है। यानी कि कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जालनुमा नेटवर्क। राजस्थान की अपवाह प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, चाहे हम उसे अपवाह प्रणाली कहें, किसी भी नदी या उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित एक प्रवाह की विशेष व्यवस्था है जिसमें कि मैंने आपको बताया कि सारी नदियां जो हैं वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे से आकर के मिलती हैं और उस दिशा में वहां तक जाती हैं जहां तक कि उस नदी का जो बेसिन होता है वो मौजूद रहता है। राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं वो कैसी हैं, बरसाती हैं, यानी बारिश के समय ही उनमें जल आता है। माही और चंबल बारहमासी नदी है, वर्ष भर इनमें जल बहता है, जबकि बनास और लूनी बरसाती नदी है, अर्थात ये केवल बारिश में ही स्टार्ट होती हैं और बारिश के मौसम तक ही ये चलती हैं। अपवाह तंत्र की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अरब सागर की नदियां, ये 17% हैं। अंतः प्रवाह की नदियां 60% हैं। बंगाल की खाड़ी 23%। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो अधिक हैं। अब आंतरिक प्रवाह की नदियां क्या हैं, इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो है वो तीनों ही तरह की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर नदियां कैसी हैं, अंतः प्रवाही, क्योंकि ये नदियां कैसी हैं जो राजस्थान में कहीं भी अंदर से इनका उद्गम होता है और अंदर ही कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती हैं, यानी ये किसी खाड़ी में जाकर के नहीं गिरती हैं बल्कि रेगिस्तान में ही कहीं विलुप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो अंतः प्रवाही नदियां हैं वो राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में जल विभाजक रेखा है। जल विभाजक रेखा हम इसे क्यों कहते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली जल विभाजक रेखा क्यों है। तो इसका उत्तर ये है कि अरावली जल विभाजक रेखा इसलिए है क्योंकि इसके पूर्व में जो नदियां आती हैं वो तो सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसके पश्चिम में जो नदियां आती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। यानी अरावली पर्वत रेखा जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग अलग डिवाइड कर देती है, इसीलिए इसे जल विभाजक कहते हैं। राजस्थान में सतही जल अर्थात नदी का जो जल है उसकी बात करें तो देश के कुल जल का 1.16% है। राजस्थान में भूमिगत जल की बात करें तो देश के कुल भूमिगत जल का 1.67% है। इसके अलावा राजस्थान में एक शब्द है नाड़ा या रेल। नाड़ा या रेल किसे कहा जाता है, जो जालौर है, जालौर में लूनी नदी है, लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको नाड़ा या रेल कहते हैं। माही नदी राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है, यानी कर्क रेखा से 2 बार होकर के गुजरती है।
माघ पूर्णिमा को एक वैनेश्वर धाम है डूंगरपुर में, उसे आदिवासियों का कुंभ आयोजन कहती हैं। इस स्थल पर त्रिवेणी संगम है, तीनों नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, सोम माही जागम, और वहां पर जो है वो इस त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। सबसे पहले हम राजस्थान की अपवा प्रणाली में बात करेंगे अरब सागर तंत्र की नदियां, अर्थात हम इसमें उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। सबसे पहले इसमें आती है लूणी नदी। लूणी नदी को हम लवणवती, सागरमती, मरुआशा, साकरी, ये इसके अन्य नाम है। अर्थात अगर एग्जाम में लूणी नदी के नाम से नहीं आए, इन चारों में से कोई भी नाम आए, तो आपको लिखना किसके बारे में है? लूणी नदी के बारे में। इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, और केवल राजस्थान की अगर हम बात करें तो केवल राजस्थान में है 330 किलोमीटर। इसे पश्चिम राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, आदि मीठी, आदि खारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका पानी जो होता है वो मीठा रहता है, उसके बाद खारा होना स्टार्ट हो जाता है। बहाव की बात करें तो जिन जिलों में से इसका बहाव है वो है अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। पश्चिम राजस्थान की यह सबसे लंबी नदी है, एकमात्र नदी है पश्चिम राजस्थान में लूणी नदी। ये इसका उद्गम होता है अजमेर जिले के नाग की पहाड़ियों से। सबसे पहले जब ये अजमेर जिले से निकलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको इस चित्र में अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले ये अजमेर की नाग पहाड़ी है। इस नाग पहाड़ी से जब ये नदी निकलती है तो उस समय इसको जो है वो सागर मती या सरस्वती के नाम से जो है वो जाना जाता है, जैसे इसका पहले नाम रहता है सागरमती, सरस्वती। इसके बाद में ये क्या करती है, अजमेर से नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिलोर में होती हुई लास्ट में जाकर के गुजरात के कच्छ के जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, अजमेर से नाग पहाड़ी से इसकी स्टार्टिंग होती है। अजमेर की नाग पहाड़ी से स्टार्टिंग हो जाने के बाद में ये जो नदी है फिर आगे आपकी बढ़ रही है, जैसे जोधपुर साइड में, ये जोधपुर का एरिया आ गया इसमें, फिर पाली में आ रही है, फिर बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में, फिर मंगला बाड़मेर में आ रही है। उसके बाद में ये जालोर वाला एरिया है। उसके बाद में फिर बाड़मेर वाला एरिया कवर हो रहा है इसमें। बाड़मेर में भी देखिए आप 3 स्थान है, एक तो समदड़ी है, एक मंगला है, गुड़ा है, इनसे होकर के ये आगे बढ़ती है और लास्ट में कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है इसमें फिर बीच बीच में इसकी सहायक नदियां भी आकर के मिलती हैं। सहायक नदियों की बात करें हम तो सबसे पहले ये आप देखिए, ऊपर से जोजड़ी नदी इसमें आकर के मिल रही है। इसके बाद में ये दो हैं, मीठड़ी और बांडी नदी, ये दोनों पाली के पास आकर मिल रही हैं। जोजड़ी इसमें जोधपुर में आके मिलती है। फिर समदड़ी बाड़मेर में जो है वो इसमें देसूरी, सूकड़ी फर्स्ट, जो देसूरी पाली से निकल रही है, तीसरी जो है इसकी सहायक नदी आके मिलती है। फिर मंगला बाड़मेर में मीठड़ी सेकंड आकर के मिलती है। इसके बाद जालौर के पास में अगर हम बात करें तो जवाई और जो खारी है ये दोनों सायला जालौर में आपस में मिलती हैं और फिर सूकड़ी सेकंड के नाम से आकर के ये मिल जाती हैं। और लास्ट में इसमें एक नदी आती है सामी नदी। तो इस तरीके से ये इसकी सारी जो है वो सहायक नदियां हैं और ये सभी सहायक नदियों के माध्यम से ये जो लूणी नदी है वो अजमेर की नाग पहाड़ी से स्टार्ट होती हुई जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर होती हुई लास्ट में कच्छ के रण गुजरात में जाती है और जाकर के फिर ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसके ऊपर इस नदी पर जो है वो 3 बांध बनाए गए हैं मेनली। पहला बांध है जसवंत सागर, दूसरा है जवाई बांध और तीसरा है बांकली बांध। आप देख सकते हैं इसमें नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 2 ये 3 दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों जवाई और जसवंत सागर और जो बांकली बांध है उनकी स्थिति दे रखी है। तो ये जो राजस्थान में लूणी नदी है इसका प्रभाव गौड़वाड़ क्षेत्र में है, इसलिए इसे गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको पूरा बताया कि लूणी नदी कहाँ से निकलती है और किस किस तरीके से इसका जो है वो प्रवाह क्षेत्र आगे बढ़ता है। सेकंड जो हमारी नदी आती है वो आती है माही नदी। माही नदी बागड़ की नदी है। बागड़ का मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कांठल प्रतापगढ़ में माही का तटीय क्षेत्र है। उल्टे वी की आकृति की है, ये देख सकते हैं आप चित्र में, एक वी जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो ये उल्टे वी की आकृति में है। कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। इसको बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। यह आदिवासियों की जीवन रेखा है क्योंकि यह नदी मेनली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है।
तो वहाँ के लोगों के लिए ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आदिवासियों की जीवन रेखा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कही जाती है क्योंकि ये दूसरी नित्यवही नदी है, मतलब लगातार बहने वाली नदी है। माही नदी के उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में अममेरु धारा से होता है, एमपी से होता है, इसका जो उद्गम होता है। और ये एमपी में धार जिला है, उसके सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ी है, उसमें अममेरु नामक स्थान पर एक मेहद झील है, उस मेहद झील से जो है वो इसका उद्गम होता है। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार की इस नदी का राजस्थान में प्रवेश स्थान जो है वो बांसवाड़ा जिले का खादू है। इसमें कुछ वी और कुछ यू टाइप की आकृति बनती है। तो इसका जो राजस्थान में प्रवेश होता है वो होता है खादू गांव में, सबसे पहले बांसवाड़ा में। यह नदी प्रतापगढ़ जिले के सीमावर्ती भाग में बहती है और उसके बाद में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। गुजरात के पंचमहल जिले से होती हुई अंत में कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी, गुजरात में जाकर के गिर जाती है। जैसा आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो नदी है ये सबसे पहले खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। उल्टे वी या उल्टे यू अक्षर की तरह से कुछ आकृति बनती है। इसमें ये जो नदी है इस पे टोटली 6 बांध बनाए गए हैं। 6 बांधों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बांध आता है वो ये है नंबर 1, जो कि माही नदी पर बना हुआ है बांसवाड़ा में। इसके बाद में जो दूसरा बांध आता है वो आता है कडाना बांध, जो पंचमहल गुजरात में बना हुआ है। तीसरा बांध जो आता है वो है सोमकादगर बांध, जो कि उदयपुर में है। चौथा बांध आता है सोम कमला अम्बा बांध, जो डूंगरपुर में है। ये जहाँ पे सोम नदी इसमें आकर के मिलती है वहां पर इसका निर्माण होता है माही और सोम के साथ में। पांचवा है त्रिवेणी संगम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वैनेश्वर धाम है, डूंगरपुर में है ये। और इसमें सोम, माही और जाखम तीनों नदियां मिलती हैं। इसके बाद छठा जो बांध है वो बनता है जाखम बांध के नाम से, जाखम नदी पर है ये, प्रतापगढ़ में। तो इस तरीके से ये जो नदी है माही नदी, ये निकलती है आपके मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में बांसवाड़ा के खांदू गांव में सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर इसमें डूंगरपुर पे एक तो प्रतापगढ़ से आती है आपकी जाखम नदी, और एक मिलती है आपकी सोम नदी, जो कि उदयपुर से निकलती है, इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा मोरेल नदी भी है इसमें। एक है आपकी चाप नदी, इसके अलावा अनास नदी, ये सभी इसकी क्या है? सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। आगे हम माही नदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि 576 किलोमीटर है और राजस्थान में 171 किलोमीटर है, और कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। इस पे 2 विशेष जो है वो मेले लगते हैं। एक तो गलियाकोट का उर्स है, जो कि डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर लगता है। दूसरा बेणेश्वर मेला है, जो मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि यह आदिवासियों का मेला है, और यह डूंगरपुर जिले के आसपुरा तहसील के नवाटपुरा गांव में लगता है, जहाँ पर तीनों नदियाँ माही, सोम, जाखम आकर के मिलती हैं। यहाँ पे इनका त्रिवेणी संगम है, और ये लगता है माघ माह की पूर्णिमा के दिन। माही नदी पर राजस्थान और गुजरात के मध्य माही नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, और इस परियोजना में 2 बांध हैं। वैसे तो इस पर टोटली कितने 6 सारे मिला करके, लेकिन जो माही राजस्थान और गुजरात के मध्य माही परियोजना चल रही है उसमें 2 बांध हैं। एक तो माही बजाज सागर बांध बोरवास गांव बांसवाड़ा में, और दूसरा है कडाना बांध, जो पंचमहल गुजरात में है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आती हैं ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चांप, मोरेन और भादर। अगली जो हमारी नेक्स्ट नदी है वो है सोम नदी, जो उदयपुर में ऋषभदेव के पास बीछा मेड़ा पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर व डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही में मिलती है। जाखम, गोमती, सारणी और टिंडी इसकी सहायक नदियां हैं। उदयपुर में इस सोम नदी पर सोम कागदर, और डूंगरपुर में इसमें सोम कमला अम्बा परियोजना बनी हुई है। ये माही की ही सहायक नदी है। अगली नदी आती है जाखम नदी, ये भी माही की सहायक नदी है। यह प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के लोरवल और बिलूर गांव के निकट ये सोम में मिल जाती है। कारमाई और सुकली इसकी सहायक नदियां हैं। छोटी सादड़ी में इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम बांध, ये प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट नदी आती है साबरमती नदी। इसका उद्गम है उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में अरावली की पहाड़ियों से। 45 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, और उसके बाद में खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। ये संभात लिखा हुआ है, इसको संभात नहीं खंबात पढ़े।
इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। गुजरात में इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। बाकल, हतमती, बेतरक, माजम, सेई इसकी सहायक नदियां हैं। उदयपुर जिले में जो झीलों में जल की आपूर्ति होती है, यानी जितनी झीलें हैं उदयपुर में, वो सभी साबरमती नदी से ही होती है, क्योंकि उदयपुर के जो देवास नामक स्थान है उस पे 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई है, जो कि राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग के माध्यम से ही उदयपुर की झीलों में पानी पहुंचाया जाता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर में जो साबरमती के तट पर यह स्थित है। 1915 में इसी नदी पर जो है गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। साबरमती के बाद जो अगली नदी आती है वो है पश्चिमी बनास। यह अरावली के पश्चिमी ढाल सिरोही के नया सनबारा गांव से निकलती है और गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात में बहने के बाद में अंत में कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सूकड़ी, गोहलन, धारवेल इसकी सहायक नदियां हैं। गुजरात का प्रसिद्ध शहर है दीसा या डीसा भी बोलते हैं, वो इस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने अरब सागरीय तंत्र की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ा। इसमें मेनली ये 4-5 नदियां आती हैं। राजस्थान की अगर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से हम बात करें तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की जो नदी प्रणाली है वो अवरोही क्रम में अगर हम बात करें तो उसमें आती हैं सबसे पहले बनास, फिर चंबल, फिर लूणी, फिर माही। राज्य में कोटा संभाग ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती हैं, और ये नोट करने के लिए है, ये जीके में भी कई बार क्वेश्चन आता है। बीकानेर और चूरू राज्य में ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है, ये नदी रहित जिले हैं। तो इस तरीके से हमने अपवाह प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान में जो अरब सागरीय तंत्र है उसके बारे में चर्चा करी। अब 2 बचे हमारे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और एक अंत्य प्रवाह तंत्र, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।